गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं सर। अप्रैल का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। आज अप्रैल का लास्ट होगा। नेक्स्ट क्लास से आपका मई करंट अफेयर्स अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ओके सर। चलिए आगे बढ़ने से पहले पिछले कुछ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 ये डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में। हु अमंग्स द फॉलोइंग, हाँ, who among the following has bagged the men's single title at बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024? ये क्वेश्चन करके आ चुके हैं हम लोग। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2024 जीतने वाला व्यक्ति कौन है सर? जॉनथन क्रिस्टी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा जॉनथन क्रिस्टी। ठीक है। ये अवार्ड मिला था अमिताभ बच्चन को। आई थिंक 91 सवाल हमने कर लिए थे कुछ। हाँ, ये क्वेश्चन कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 91, रिसेंटली फर्स्ट एवर वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स हैज बीन रिलीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द लिस्ट? इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था रशिया। ठीक है, यहाँ तक हम करके आ चुके थे क्वेश्चन नंबर 91 तक। इसके आगे आज स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। As per recently released Global Unicorn Index 2024 report, India has been ranked at which of the following position globally? देखो ये कौन सी इंडेक्स है सर आपका? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ये क्या है? मतलब ये कोई जानवर है? यूनिकॉर्न किससे रिलेटेड है? देखो यूनिकॉर्न एक कंपनी को कहते हैं, कोई भी कंपनी जब उसकी नेट वर्थ $1 बिलियन हो जाती है। ठीक है, कोई भी कंपनी जब उसकी नेट वर्थ $1 बिलियन हो जाती है तो उसको अपन कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। तो वो कहलाती है एक यूनिकॉर्न। तो दुनिया भर में भी जितने भी देश हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिकॉर्न है, मतलब नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। उससे उस कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी आइडिया लगता है कि आपकी कंट्री में कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। तो उसी की एक इंडेक्स निकली है। तो इसके हिसाब से इंडिया की रैंक कितनी है, यानी नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज अगर काउंट करी जाए हर कंट्री में, तो इसके हिसाब से इंडिया में कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज आपका एग्जिस्ट करती हैं, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक पूछ रहा है। ठीक है, तो रैंक्स एंड इंडाइसिस के जो सवाल होते हैं, रैंक्स एंड इंडाइसिस के सवाल आपके एग्जाम में एक अलग सेक्शन है ये करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो उसी सेक्शन में इसको हम रखते हैं, रैंक्स एंड इंडाइसिस वाले पार्ट में। तो इसका जरा आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 92। ओके, ये बोल रहे हैं थर्ड बोल रहे हैं। चलो, एज पर रिसेंटली रिलीज ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिपोर्ट, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो इसका करेक्ट आंसर इज थर्ड। ठीक है, थर्ड। नंबर ऑफ यूनिकॉर्न बाय कंट्रीज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा है यूनाइटेड स्टेट्स में 703। सेकेंड नंबर पे है चाइना 340।
फिर तीसरे नंबर पे आता है इंडिया, अपनी तीसरी रैंक आई है सर 67। तो ये सर एक अच्छी खबर है, प्रोग्रेसिंग चीज है कि हाँ अब हमारे पास भी 67 यूनिकॉर्न कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। मतलब एक अभी घट गई है पिछली बार के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी सर एक माइलस्टोन अचीव करना बाकी है, क्योंकि इंडिया से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स अगर कर दोगे तो वो चाइना के पास है, और उसकी ऑलमोस्ट दुगनी कर दोगे उतनी यूनिकॉर्न कंपनीज किसके पास है सर, अमेरिका के पास है। ठीक है, तो अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, बट इट इज स्टिल अ वेरी गुड थिंग कि यूनिकॉर्न के मामले में भारत की रैंक कितनी है, थर्ड रैंक है। ठीक है, आफ्टर यूएस एंड चाइना सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज किसके पास है, इंडिया के पास है 67। ठीक है सर, चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको कौन कंपाइल करता है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट कंपाइल करता है, एंड इंक्लूड्स अनलिस्टेड कंपनीज फाउंडेड इन द 2000s विद अ करंट वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। ठीक है, यानी अभी वो किसी आईपीओ पे लॉन्च नहीं हुई है, वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, और वो 2000 में क्रिएट हुई थी, और उनकी करंट वैल्यूएशन निकल के आई है $1 बिलियन। तो ऐसी कंपनीज को क्या कहा जाता है, यूनिकॉर्न कंपनीज कहा जाता है। ठीक है सर, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 93 की। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, फिफ्थ एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक। ठीक है, डस्ट लेक एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इट विल बी कमेंस इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये जो डस्ट लेक एक्सरसाइज है इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो आपको ये बताना है, इट विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इसको पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं सर, पहले भी करंट अफेयर्स में डस्ट लीक एक्सरसाइज का जिक्र आया है, मैंने तब भी इसको डिस्कस किया है। और मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। मैं 3 साल से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, 3 अब 4 हो जाएंगे। ठीक है, 2021 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपका तब से मैं बोलता आ रहा हूँ, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस बार 2024 आपका जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ उसमें आपको देखने को भी मिले। ठीक है ना, करेक्ट आंसर बताइए सर। चलो, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में कंफ्यूज हैं आप लोग, इसमें से कोई एक है। हाँ जी सर, बिल्कुल इसमें से कोई एक है। करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इज उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो डस्ट लेक एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं, उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं। ये सब पड़ोसी हैं सर हमारे सेंट्रल एशिया में, ये 5 कंट्रीज हैं सर। देखो, इधर है कजाकिस्तान, इधर है किर्गिस्तान, तो ये हो गया K1 K2। फिर इसके बाद है तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान, T1 T2, है ना, और बीच में फंस जाता है आपका उज्बेकिस्तान। अब इंडिया के कौन ज्यादा क्लोज है, ताजिकिस्तान है या तुर्कमेनिस्तान है। तो ऐसे याद रखना, इंडिया में क्या है, ताजमहल, तो ताजमहल से याद रखना ताजिकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज का एक पूरा ग्रुप है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, और बीच में फंस जाता है आपका उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है सर, हाँ उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, ताशकेंत। ये ध्यान रखिएगा, ये पहले यूएसएसआर के पार्ट था, उज्बेकिस्तान ये सब यूएसएसआर के पार्ट थे। तो जब 1965 में वॉर हुआ था पाकिस्तान का, पाकिस्तान और इंडिया का, तो उसके बाद जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी, तो उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी उज्बेकिस्तान ही गए थे, है ना। ताशकेंत एग्रीमेंट आपने सुना होगा, तो ताशकेंत में ही वो एग्रीमेंट हो रहा था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मिस्टीरियस कंडीशंस में उनकी डेथ हो जाती है। तो वो सारा जो आपका हुआ था इंसिडेंट, वो सब यही ताशकेंत में था। नाउ ताशकेंत इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, है ना, तो ध्यान रखिएगा। उज्बेकिस्तान ताशकेंत से हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, पूछ सकता है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड फॉर हिज लीडरशिप इन एडवांसिंग एनर्जी ट्रांजिशन। इनमें से किसी एक को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड मिला है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड। ये अवार्ड क्यों दिया गया है सर, नाम में ही पता चला है, एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है,
एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है कि मान लो पहले आप क्या यूज कर रहे थे, कोल यूज कर रहे थे, ठीक है, आप फॉसिल फ्यूल की एनर्जी यूज कर रहे थे, आप कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज कर रहे थे, उससे स्विच करके हमें किस पे आना है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस पे आना है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पहले हम कोल यूज कर रहे थे, अब उससे हमें शिफ्ट करके किस पे आना है, इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट करके आना है। ठीक है, ये भी देखो एक बड़ा कंसर्न है कि हम लोग खुश होते हैं इस बात को लेके कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट हो रहे हैं तो उससे एनवायरनमेंट को फायदा होगा। देखिए उससे फायदा तब होगा जब इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से बनेगी। अभी इलेक्ट्रिसिटी किससे बन रही है, कोयले से बन रही है। अगर कोयले से बिजली बना के आप बिजली की गाड़ी चार्ज करोगे तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। उससे तो सर आपका क्या कहते हैं, कोयले की तो डिमांड तो खत्म नहीं करी ना आपने। जब तक कोयला जलेगा पॉल्यूशन रहेगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो कोयले की जगह किससे प्रोड्यूस करो सर, सनलाइट से प्रोड्यूस करो, सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करो, तब वो एक्चुअल में एनर्जी ट्रांजिशन कहलाएगा। तो उसी एनर्जी ट्रांजिशन में काम करने के लिए इनमें से किसी एक को क्या मिला है, आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड मिला है। चलिए करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबर। ठीक है, लंबा नाम है, जबर याद रख लेना। डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबर was recognized with an award by the World Energy Council। ये कौन है सर, कॉप 28 प्रेसिडेंट। कॉप 28 क्या है सर, यूएनएफ ट्रिपल सी। ठीक है, यूएनएफ ट्रिपल सी हर साल एनवायरमेंट से रिलेटेड ग्रीन हाउस एनर्जी, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है उससे रिलेटेड एक मीटिंग बुलाता है, उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो पहली मीटिंग रही होगी वो कहलाई होगी कॉप 1। इसी तरह से अभी जो 28 मीटिंग थी वो कहलाई कॉप 28। ये आपका भी यूएई में ही हुई थी ये आपका मीटिंग कॉप 28। तो उसके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबर, उनको ये अवार्ड दिया था वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने फॉर हिज लीडरशिप इन एडवांसिंग द एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू द डिलीवरी ऑफ द हिस्टोरिक यूएई कंसेंसस। ठीक है, चलिए तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 94। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी, खाता वाता खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है आप लोगों का। ठीक है, कोई डाउट होने से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 95। Recently, sixth edition of International Conference on Disaster Resilient Infrastructure has been organized in which of the following cities? बेंगलुरु, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद। तो देखो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है फॉर द पर्पज ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आपने देखा होगा सर कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोस्टल एरियाज में आप चले आओ तो कोस्टल एरियाज में साइक्लोन्स आ जाते हैं। साइक्लोन्स आने की वजह से आसपास के क्षेत्र में काफी नुकसान होता है, पुल टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि जानी नुकसान कम होता है, माली नुकसान ज्यादा होता है। जानी नुकसान इसलिए बच जाता है क्योंकि जनरली पहले से अलर्ट इशू हो जाता है, तो जो लोग हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करवा लिया जाता है। अब लोग तो इवैक्यूएट हो जाएंगे लेकिन जो बिल्डिंग बनी उसे तो नहीं ले जा सकते। इसीलिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ऐसे रोड्स बनाओ, ऐसी बिल्डिंग्स बनाओ, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जिससे डिजास्टर का इंपैक्ट जिसपे ना हो, जो डिजास्टर को झेल ले जाए। रेजिलियंट मतलब जो उसको टॉलरेट कर ले जाए। ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वो किस शहर में हुई है, ये आपका क्वेश्चन है। देख लेते हैं सर आपका किस शहर में हो रही है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है आपका न्यू दिल्ली में ही हुई है। ठीक है, अब ये सारा जो कॉन्फ्रेंस है ये कौन करवाता है सर, सीडीआरआई कराता है। सीडीआरआई एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ध्यान रखिएगा, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका पर्पज ही यही है to enhance global dialogue and collaboration on disaster and climate resilient infrastructure।
देखो CDRI इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वन ऑफ द इनिशिएटिव है इंडिया का। जैसे एक हमारा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, उसी तरह से ये भी एक इनिशिएटिव है हमारा। CDRI के बारे में बाकी अगले पेज पे जानकारी है, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस तो किसने कराई? CDRI ने। अब CDRI की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें UN भी इन्वॉल्व है। और इसकी खास बात यह है, इट इज इंडिया सेकंड मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव आफ्टर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया का बड़ा रोल रहा है, फ्रांस का बड़ा रोल रहा है, इसी तरह से ये भी एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया का एक मेजर रोल आपको देखने को मिलेगा। अब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हो तो एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ती है, उसका हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट। ये कहां पर है सर? ये अपने इंडिया में ही है, ठीक है। इसका सेक्रेटेरिएट कहां पर है? न्यू दिल्ली, इंडिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगर आप देखोगे तो वो गुरुग्राम में मिल जाएगा। और ये वाला अगर आप देखोगे क्या कहते हैं, CDRI का सेक्रेटेरिएट, इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। COP29 अभी नहीं हुआ है, नवंबर में होगा, सितंबर के बाद ही होता है ये आपका COP29। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 96, इसका आंसर बताइए। रिसेंटली इंडिया हैज गेन्ड ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर सितवे पोर्ट। अभी हमें सितवे पोर्ट पे ऑपरेशनल कंट्रोल मिल गया है। तो सवाल ये है कि सर ये पोर्ट किस कंट्री में लोकेटेड है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ईरान। हाँ जी सर बताइए, सितवे पोर्ट किस कंट्री में आपका लोकेटेड है? हाँ जी, CDRI डिजास्टर रिलेटेड करेगा। ओके, म्यांमार, बांग्लादेश, चलो। नहीं सर, बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, करेक्ट आंसर इज म्यांमार, ठीक है। तो ये जो सितवे आपका पोर्ट है, ये कहां पर है आपका? म्यांमार में, ठीक है। कमेंट में म्यांमार की कैपिटल बताइएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, IPGL, ठीक है। ये भारत सरकार की एक कंपनी है, इसको ऑपरेशन करने को दे दिया गया है फॉर द सितवे पोर्ट लोकेटेड ऑन द कलादान रिवर, म्यांमार, ठीक है। तो ये रिवर का नाम भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो एक तो यही पूछ सकता है, ये सितवे पोर्ट के पास की नदी बताओ, तो कलादान। दूसरा ये नदी का नाम भी पूछ सकते हैं, कलादान रिवर किधर मिलेगी? म्यांमार में मिलेगी, ठीक है। तो चाबहार के बाद सर ये दूसरा पोर्ट है जो हमें मिला है ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। इंडिया सेकंड ओवरसीज एयर, इंडिया सॉरी ओवरसीज पोर्ट आफ्टर चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट पता है किसी को किस कंट्री में लोकेटेड है? हाँ जी सर। स्पेलिंग तो मैं भी थोड़ा भूल जाता हूँ कभी कहीं, नाइपीदाव करके ही है।
हाँ, स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाता है। इसकी स्पेलिंग है नाइपीदाओ, ठीक है। ऐसे याद रखाता हूं मैं, तो नहीं पता, ठीक है। म्यांमार की कैपिटल नहीं पता, तो उससे थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे, नहीं पता नाइपीदाओ, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आप एटलीस्ट टिक कर पाओगे करेक्ट वाला, नहीं पता करके याद रखोगे तो, ठीक है। बाकी नाम थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ आ जाती है। हाँ जी, चाबहार पोर्ट कहाँ पर है? ये सर आपका ईरान में है, ठीक है। तो चाबहार पोर्ट का भी एक्सेस मिला है। उसके बाद दूसरा ये हमारा ओवरसीज पोर्ट है सिजवे पोर्ट, ये कहाँ लोकेटेड है? म्यांमार में। तो ये इंडिया, ये बांग्लादेश, ये देख लो, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सितवे पोर्ट है, ये भी इंडिया का पोर्शन है, ठीक है। तो ये मिजोरम वाला पार्ट है आपका। ये देखो, ये सितवे पोर्ट यहाँ पर लोकेटेड है, ये कलादान रिवर है, ये आपका सितवे पोर्ट यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये सितवे पोर्ट, ये कोलकाता, ये सीधा इस तरह से ये कनेक्टिविटी है, ठीक है। चलिए जी, तो ये हो गया सर आपका क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। Recently, which of the following companies has inaugurated India's first multi-purpose combined heat and power green hydrogen pilot project at its Nathpa Jhakri hydropower station in Jhakri, Himachal Pradesh? NTPC, REC, GAIL या SJVN? 4 ऑप्शन दिए, इनमें से बताना है। एक मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है नाथपा झकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है। नाथपा झकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है। ये आपका नाथपा झकरी डैम भी है। रिवर बताना किस रिवर पे लोकेटेड है? सतलज पे है। तो ये आपका हिमाचल में। तो एक इस पे मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी सर आपका हाइड्रो पावर तो है ही, यहाँ पर ही ग्रीन हाइड्रोजन और बनाएंगे, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन का डेवलपमेंट और किया जाएगा। तो जो पावर प्रोजेक्ट हो गया मल्टीपर्पज हो गया ना, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रिसिटी, वो आपका हाइड्रो पावर से भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। दूसरा आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? ग्रीन हाइड्रोजन भी वहां पर बना रहे हो। तो ये इंडिया का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कहां पर लोकेटेड है, मतलब ये सवाल ये है कि किस कंपनी ने इसको इनॉग्रेट किया? एनटीपीसी। अब देखो एनटीपीसी का इसमें क्या रोल? एनटीपीसी तो थर्मल से रिलेटेड है, ठीक है। गेल तो गैस से रिलेटेड है। तो ये दो तो ऐसे दिख गए। अब करेक्ट आंसर की अगर हम इसमें बात करें, एनटीपीसी सर, एनटीपीसी, अगर एसजेवीएन की फुल फॉर्म पता होती तो आप बता पाते। एसजेवीएन की फुल फॉर्म है सतलज जल विद्युत निगम, ठीक है। सतलज जल विद्युत निगम, तो उससे आप बता पाओगे कि हाँ भाई सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ही आपका जो नाथपा झकरी हाइड्रो पावर स्टेशन है वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन की व्यवस्था कर रहा है, ठीक है। चलिए, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर? आसान आसान सवाल है, फैक्चुअल फैक्चुअल, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 97। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाओ सर। Who among the following has been appointed as full-time member of the 16th Finance Commission? Who among the following has been appointed as the member of 16th Finance Commission? अरविंद मेहता, अशोक लहरी, मनोज पांडे, मनोज पांडा, पांडा जो भी हो, प्रोफेसर अनूप सिंह। क्वेश्चन नंबर 98 बताइए सर, क्या होगा करेक्ट आंसर? एक भी सही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। मतलब सारे सवाल आपके लिए नए हैं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, सीख के जा रहे हो कुछ। टाइम वेस्ट तो उसका होगा जिसके सारे सवाल सही हो जाएंगे, क्योंकि उसको तो सब आता ही था, जरूरत नहीं थी क्लास की। हाँ, हाँ जी सर। तो 16th फाइनेंस कमीशन के जो आपके फुल टाइम मेंबर बने हैं, मनोज साहब बने, ठीक है।
अब देखो ठीक है, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सर आपका फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का पर्पस क्या होता है? आपके एग्जाम में फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280। ठीक है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 280 डील्स विद द फाइनेंस कमीशन। दूसरा सवाल, इनको कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तीसरा सवाल, इनका टर्म कितना रहता है? टर्म रहता है 5 साल। जो 15 फाइनेंस कमीशन था उसका थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, रीजन भी कोरोना वगैरह आ गया था इस वजह से। ठीक है, वरना जनरली इनका 5 साल का टर्म होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में इनके बारे में सब कुछ मेंशन है। फिर इनका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है सर टैक्स डिवोल्यूशन, यानी ये डिसाइड करते हैं कि जितना भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है, जैसे सेंटर के पास जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है तो उसमें से सेंटर को कितना रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को उसको कितना देना है। ठीक है, ये कहलाता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना परसेंट टैक्स रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट कितना परसेंट रखेगी। फिर आता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि स्टेट में भी अलग अलग स्टेट है। अब सर गोवा और यूपी को तो सेम पैसा नहीं दे सकते, यूपी इतना बड़ा स्टेट, गोवा छोटा सा स्टेट, तो हर एक स्टेट का स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड होता है कि हाँ भाई एक स्टेट को कितना मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा, तीसरे को कितना मिलेगा, चौथे को कितना मिलेगा। तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तो फाइनेंस कमीशन का मेन पर्पस क्या है? टैक्स डिवोल्यूशन करना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बाकी फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, बट जनरली आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है। देखिए पीडीएफ के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये आपका यूट्यूब पे जाके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। देखो पीडीएफ का आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पर चले आओ। पहली चीज, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो अगली मॉर्निंग में नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाती है, फर्स्ट थिंग है ना। तो वहां पर आप जाकर वहां पर पीडीएफ उस वो जो वीडियो होती है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। दूसरा, फिर भी नहीं हो पा रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, 99907846 4। ठीक है, फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। 3 तरह की पीडीएफ है करंट अफेयर्स में, एक आपका ये नेशनल लेवल की, दूसरा नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स, तीसरा है सर आपका क्या नाम उसका, हाँ, अरुणाचल टाइम्स की जो एनालिसिस हो रही है। ठीक है, हाँ जी, नौमी जी, डॉक्टर परंगिया, ऐसी कुछ नाम है, हाँ, डॉक्टर अरविंद परंगिया, हाँ ऐसी कुछ नाम है, एक बार आप चेक कर लेना। वो उसके अभी जो नया फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन है। ठीक है, चलो सर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 99। रिसेंटली सुविधा प्लेटफॉर्म, ठीक है, सुविधा प्लेटफॉर्म वाज इन न्यूज, इट इज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? सुविधा प्लेटफॉर्म वाज इन न्यूज, इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? बताइए सर, सुविधा प्लेटफॉर्म किसने बनाया?
बताइए सर। सुविधा प्लेटफॉर्म वाज इन यूज, इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? हाँ जी सर, बिल्कुल। इसको किसने डेवलप किया सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसको डेवलप किसने किया है? द सुविधा प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको ध्यान रखिएगा, सुविधा प्लेटफॉर्म। द सुविधा पोर्टल, देखो ये पर्पस क्या है सर सुविधा प्लेटफॉर्म का? जैसे क्या होता है अलग अलग एरियाज में, अभी जैसे इलेक्शन का टाइम होता है तो इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती है आपको। मान लो कोई टेम्परेरी कैंप लगाना है या आपको रैली वगैरह करनी है, तो ये सारा जो आपको परमिशन लेनी होती है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन के पास फॉर परमिशन एंड फैसिलिटीज फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन। तो उन सबको एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, सुविधा प्लेटफॉर्म। तो वहां पर आप अपनी जितनी भी रिक्वेस्ट वगैरह है वो वहां पर पुट कर दो, तो उसी के थ्रू आपको परमिशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी, ऐसा नहीं लगेगा नहीं आपको मना कर दिया उनको नहीं करा। तो सारी डिटेल जो भी आएगी वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दी जाएगी, ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग रिक्वेस्ट, सुविधा पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 101। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज बीन कन्फर्ड विद द आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड? आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सरकारी कंपनी होती है उसे हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर पीएसयू कहते हैं ना। तो वो अवार्ड किसको मिला है? चार ऑप्शन है, एनटीपीसी, एचएएल, बीडीएल, बीईएल। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 100। तो ये 100वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं सर हम लोग अप्रैल का। बताइए जरा करेक्ट आंसर क्या होगा सर इसका? Which of the following companies has been conferred with the outstanding public sector undertaking of the year award? एनटीपीसी, बीएचएल, बीडीएल या फिर आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। करेक्ट आंसर इज एचएल, ठीक है। तो ये जो आपको अवार्ड मिला है किसने दिया है? एचएल ने दिया, सॉरी एचएल को मिला है आउटस्टैंडिंग पीएसयू ऑफ द ईयर अवार्ड। देखो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, पूछेगा तो सीधा यही पूछेगा अवार्ड किसको मिला है। For achieving the record revenue of over 29,810 crore in the fiscal year ending March 31। ठीक है, तो इस बात की खुशी के लिए बहुत पैसा कमा के दिया, इसलिए एचएएल को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट तो लास्ट क्वेश्चन है सर। Recently, RBI has released guidelines for voluntary conversion of small finance banks into universal banks. As per the guidelines, those intending to convert must have a minimum net worth of how many rupees? मतलब आरबीआई ने एक गाइडलाइन निकाली है कि अगर मान लो कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मतलब अभी हम बात कर लेंगे, एक बार डिफरेंस देख लेंगे कि सर स्मॉल फाइनेंस बैंक और जो ओवरऑल आपके एक कमर्शियल बैंक होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आपको जो एक यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट करना, कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट करना उसको, तो आपको मिनिमम कितना नेटवर्थ होना चाहिए तब आप ऐसा कर सकते हो। तो आरबीआई ने एक पूरा गाइडलाइन निकाला है, इसका डायरेक्ट आंसर देख लो। करेक्ट आंसर इज 1000 करोड़। इसमें देखो मतलब फाइनेंस बैंक इंपॉर्टेंट था, एक बार मैंने सोचा फाइनेंस बैंक के बारे में आपको बता दूं। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक होता है कमर्शियल बैंक, जैसे एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, ये क्या है सर? प्रॉपर फुल फ्लेजेड बैंक है जिनको हम कहते हैं कमर्शियल बैंक। लेकिन एक और कैटेगरी होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, दोनों के ही काम आप देखोगे सेम रहते हैं। आपको लोन चाहिए तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक, फॉर एग्जांपल उज्जवल जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इस नाम से,
बड़ी मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक बड़ा नाम है उज्ज्वल बैंक का, तो इसलिए मैंने उसका नाम लिया। इसी तरह से एसबीआई है, ठीक है। तो दोनों की अगर बात करोगे तो लोन तो सर दोनों दे रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ है दोनों में? डिफरेंस बस सर इतना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो कि अपना इंस्टीट्यूट है सर, ठीक है, ईटानगर में है, मान लो हम अरुणाचल में किसी छोटे विलेज में ओपन करें, तो रिक्वायरमेंट देखो मान लो स्टाफ की कहां पर ज्यादा होगी, या फिर ये कह लो हमें छोटे शहर में अगर जाएंगे तो उतना बड़ा क्या कहते हैं क्लासरूम या बहुत बड़ा हमें स्पेस नहीं चाहिए होगा जितना हमें कैपिटल में चाहिए होगा। तो यहाँ पर भी यही है, जब आप छोटे शहर में बैंक लेके जा रहे हो तो वहां पर कस्टमर कम है, तो वहां पर आपको उतना बड़ा वैल्यू बैंक बनाने का जरूरत नहीं है, छोटे बैंक से भी काम चल जाएगा। तो इसी पर्पज के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया, ठीक है। तो जो लोअर मिडिल क्लास है उसको टारगेट करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया गया, ताकि जो अंडर सर्व पॉपुलेशन है, जैसे कि छोटे छोटे बिजनेस हो गए, फार्मर्स हो गए, अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयज हो गए, तो उनको ये टैकल करते हैं। जबकि कमर्शियल बैंक किसको मदद करते हैं? सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। बड़े बैंक्स का जनरली रहता है भाई बड़ा अमाउंट चाहिए तभी हमारे पास आओ, छोटे मोटे के लिए परेशान मत करो, तो उसके लिए ये स्मॉल फाइनेंस बैंक काम करते हैं। तो दोनों का वर्क ऑलमोस्ट एक ही है, बट स्केल में फर्क है, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आपको बेसिक बैंकिंग वाली सर्विसेज मिल जाएंगी, है ना, लोन्स वगैरह मिल जाएंगे, स्मॉल स्कीम की एफडी वगैरह मिल जाएगी, और वही चीज बड़ी लेवल पे आपको कमर्शियल बैंक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चीज एक ही है, बस स्केलिंग का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोनों में, ठीक है सर। चलिए, तो ये होता है सर यहाँ पर आके आपका अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे मई का करंट अफेयर्स, ठीक है, मंडे से मई का स्टार्ट हो जाएगा। चलिए सर, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, ठीक है। फिर इसके आगे की कहानी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए सर मैं पहले भी बोल दिया हूँ, यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। नहीं मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना 9990784642 पर, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा क्या कहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करने की, ठीक है सर। चलिए, तो फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में, ठीक है। और अभी अप्रैल का कंप्लीट हो गया ना, तो अप्रैल तक का पीडीएफ आपका वो लिंक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अप्रैल तक का कंप्लीट हो गया, अप्रैल का मिल जाएगा। हाँ जी, टाइमिंग तो सर अभी यही रहेगा 7 PM, ठीक है सर। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।